नमस्कार दोस्तों, आइए एसपीडी के क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही बन जाना तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, और दूध से दही जम जाना, मिल्क से कर्ड, मिल्क टू कर्ड हो जाना, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये कैसा बैक्टीरिया है? ये गुड बैक्टीरिया है। ये हमारे बॉडी के लिए एक अच्छा बैक्टीरिया है और दूध में खट्टापन लाता है और उसको दही में कन्वर्ट करता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। और माइक्रोस्कोप से देखने में दही में ये डायरेक्ट बैक्टीरिया आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये कर्ड को जैसे माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें डायरेक्ट चलता हुआ दिखाई देता है, लगता है जैसे कीड़ा चल रहा है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए जिम्मेदार है। और ये कैसा बैक्टीरिया है? गुड बैक्टीरिया है, एक अच्छा बैक्टीरिया है। ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स पहुंचाता है। आगे है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु का मतलब वायरस। वायरस में क्या होता है? तो आंसर है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड कह रहा है, इसका मतलब क्या कि वायरस में डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड है इसका मतलब डीएनए, और प्रोटीन है इसका मतलब आरएनए। आरएनए में प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब कि डीएनए प्लस आरएनए का मिक्सिंग रूप होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वायरस। वायरस जो है कि जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। और इसमें हम पहले बता चुके थे कि ये एसिड क्या है? ये एसिड होता है फॉस्फेट। बता चुके थे पहले के वीडियो में, हम बता चुके हैं कि डीएनए में या आरएनए में एसिड क्या है? तो ये एसिड होता है फॉस्फेट है। तो विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता है डीएनए प्लस आरएनए। इसका मतलब कि आरएनए है तो प्रोटीन, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए हो तो न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी न्यूक्लिक एसिड और इसमें भी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है आरएनए में। तो इसका कहने का मतलब यह है कि डीएनए और आरएनए तो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, लिविंग सेल में। तो बैक्टीरिया वायरस जो है, वायरस जो है कि जब बॉडी के से मतलब कोई लिविंग बॉडी के बाहर रहता है, जब लिविंग बॉडी के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग जैसा रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर में जाएगा, जैसे ही लिविंग बॉडी या लिविंग सेल के अंदर में, जिंदा शरीर के अंदर में जाएगा, तो ये भी जिंदा जैसा रिएक्ट करने लगता है, लिविंग जैसा रिएक्ट करने लगता है। इसलिए वायरस का जो कवरिंग होता है, वायरस का जो कवरिंग होता है वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। वायरस का जो कवरिंग होता है, कोई भी वायरस होगा उसका कवरिंग जो होगा कैप्सिड का बना रहेगा। और ये इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों मौजूद होता है, जो कि हम बताएं कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन का मतलब कि आरएनए, ध्यान रखिएगा। तो वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये इसके कवरिंग को कैप्सिड कहते हैं। इसके कवरिंग को क्या कहा जाता है? कैप्सिड। कैप्सिड, कैप्सिड। और वायरस का खोज कौन किए थे? तो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पढ़े थे। पहली बार शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अगर बोलेगा, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप अगर कहेगा, क्रिस्टलीय रूप, तो डब्लू स्टेनले, क्रिस्टलीय रूप में स्टेनले का नाम पढ़े थे। और वायरस का
का खोज बोलेगा, यह शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में सर्वप्रथम किसने देखा था? बताया था मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू के पौधे के पत्तियों में। और अगर वायरस का खोज बोलेगा तो इवानोवस्की। इवानोवस्की वायरस के खोज किए थे, और इन्हीं को कहते हैं हम सूक्ष्मदर्शक का जनक कहते हैं। इवानोवस्की को सूक्ष्मदर्शक का जनक कहते हैं। सूक्ष्मदर्शक का जनक मतलब कि ये वायरस जो कि अति सूक्ष्म होता है उसे भी देखने में सक्षम हुए थे। सूक्ष्मदर्शक का जनक इन्हें कहा जाता है। खोजा था इन्होंने इवानोवस्की। कौन सा ईस्वी में? 1892 1892 ईस्वी में। जबकि इसके बाद जो है कि ये शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में WM स्टेनले खोज किए थे। तो वायरस का खोज इवानोवस्की, वायरस का खोज इवानोवस्की कब? 1892 ईस्वी में। और शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में बताया WM स्टेनले। स्टेनले का नाम याद रखिएगा, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में आएगा तो। और वायरस का खोज इवानोवस्की। और वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब कोई वायरस के बारे में स्टडी करेगा तो उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी। बता दें कि लॉजी हो जाएगा तो स्टडी, और कल्चर हो जाएगा तो फिर खेती। तो वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो वायरस में कैप्सिड होता है, और कैप्सिड के अंदर DNA और RNA, जिसको कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कहते हैं। तो वायरस किसका बना होता है? तो कैप्सिड कवर होता है, और कैप्सिड के अंदर में यह DNA और RNA पाया जाता है, जिसमें कि प्रोटीन का बना होता है। वायरस एक जिंदा प्रोटीन का रूप होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है। और वायरोलॉजी, इसके स्टडी को वायरोलॉजी कहेंगे। इवानोवस्की इसके खोजकर्ता थे। और WM स्टेनले सर्वप्रथम बार शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विषाणु को खोजने में सक्षम हुए थे। और इवानोवस्की 1892 ईस्वी में, ये पहले। इसके बाद WM स्टेनले शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में खोज किए थे। तो और ये बता चुके वायरस के बारे में कि जब ये बॉडी के बाहर रहेगा, बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग थिंग जैसा एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये जीवित कोई लिविंग सेल में जाएगा, उसी तरह ये भी लिविंग थिंग्स के जैसा एक्ट करने लगता है। और विषाणु से ठीक होने के लिए जनरली टीका लगाया जाता है, जैसे कोरोना का टीका। आगे पढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से, शैवाल मतलब एल्गी, किस शैवाल से एल्गी, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक एक एल्गी है, उससे आयोडीन प्राप्त होता है। इसे, अब लैमिनेरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये लैमिनेरिया जो एल्गी है कहाँ पाया जाता है। तो जनरली ये प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर का हिस्सा, और सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर का हिस्सा। तो पैसिफिक ओशन जिसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन बोलते हैं। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन, और अटलांटिक ओशन को अटलांटिक ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, अटलांटिक ओशन। अब इसका लोकेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये इक्वेटर हो गया, और ये इस तरह से ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका,
और इधर ये ऐसे अफ्रीका का पार्ट हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और बाकी इधर सब। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गया। अब क्या है कि ये हो गया अटलांटिक ओशन, ये पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है अटलांटिक ओशन कहलाता है, यहाँ जहाँ पे डॉट जा रहा है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कहलाता है अटलांटिक ओशन का भाग है ये। और ये पूरा एरिया जो है कि नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। और लेमिनेरिया नामक घास जो है कि यहीं पे जनरली ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो हम फेरल का नियम या कोरोलिसिस बल, जो फेरल का नियम है, फेरल का रूल जो है, फेरल रूल, उसमें हम पढ़े हैं कि पृथ्वी के घूमने के कारण या अर्थ के रोटेशन के कारण जो इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे जो हवा होती है, वो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। तो ये कहती है कि जैसे इक्वेटोरियल रीजन का जो हवा है वो अपने इस उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम जाती है। फेरल का नियम या कोरोलिसिस बल कहता है कि जो इक्वेटर से हवा चलती है, जो इक्वेटर से जो गर्म हवा होती है वो दूर भागती है और अपने दाईं ओर घूम जाती है। और यहाँ भी ये जैसे गर्म हवा यहाँ से दूर भागी और भाग करके दाईं ओर घूम जाती है, अपने दाईं ओर। आपका जो तो हाथ है उसके दाईं ओर घुमाइए, वही फेरल का नियम या कोरोलिसिस बल कहता है कि इक्वेटर से जो हवा चलेगी, हम जानते हैं कि गर्म हवा दूर भागेगा और इसको भरने के लिए ठंडी हवा इधर से आएगा, इधर से ठंडी हवा आएगी या इधर से ठंडी हवा जाएगी, और इधर गर्म हवा इधर भागेगी, दूर भागेगी। तो यही कोरोलिसिस या फेरल का नियम यही कहता है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर से जो हवा गर्म होती है, इक्वेटर का रीजन तो हॉट होता है, तो इस इक्वेटर के रीजन में जो हवा गर्म होती है और अपने से दूर भागती है और अपने दाईं ओर घूम जाती है। उसी तरह से नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में हवा दूर भागती है लेकिन यहाँ बाईं ओर घूम जाती है। तो एक चीज इसको याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ से इक्वेटर से आप यहाँ से चलिए इक्वेटर से, और हवा जैसे ऐसे बढ़ रही है तो आप इसको एक इस तरह से अपने राइट हैंड के साइड घुमा दीजिए, अपने राइट हैंड के साइड घुमा दीजिए। राइट हैंड के साइड घुमाने का मतलब है, राइट हैंड के साइड घुमाने का मतलब है कि इस तरह से जैसे उत्तरी गोलार्ध में हम इस तरह से घूम रहे हैं। तो घूमने का मतलब कैसे, जैसे घड़ी घूमता है, जैसे घड़ी घूमता है। तो फेरल का नियम याद करने का सबसे, या कोरोलिसिस फोर्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस इक्वेटर पे एक सर्कल को खींच लीजिए, और जैसे घड़ी चलता है, मान लीजिए कि ये घड़ी है, तो जैसे घड़ी चलता है, मान लीजिए 12 है, 3 है, तो घड़ी कैसे चलता है, इधर से ऐसे चलता है। तो आपको यही सोचना है। इसमें कैसे सोचना है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। एक सर्कल को बना लीजिए, और ऐसा ही होता भी है कि जैसे यहाँ पे इस पोर्शन पे हवा गर्म हुआ, तो क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर घूम जाती है, तो हाँ राइट जा रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। तो यहाँ से इस पोर्शन से दक्षिणी गोलार्ध आ गया, तो इधर से देखिए कि घूम रहा है तो बाईं ओर जा ही रहा है, लेफ्ट ही जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, और ऊपर देखेंगे तो राइट जा रहा है।
तो यही कोरलोसिस फोर्स कहता है, इसको ध्यान से समझ लेने का जरूरत है। यही कोरलोसिस बल यही कहता है कि फेरल का नियम यही कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर जो हवा है वो गर्म होकर के उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, जैसे यहाँ से हवा चली, गर्म हुआ तो ये दूर भागने का प्रयास करेगा और ये जाकर के टर्न करेगा। इसी तरह से इस रीजन को कवर करेगा और ये टर्न करेगा। तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर के लिए तो राइट हो गया, लेकिन नीचे लेफ्ट हो गया। तो इसी को रटना नहीं है, इसको रटते हैं कि ऊपर दाहिने ओर और नीचे बाईं ओर। एक इक्वेटर पे इस तरह का क्षेत्र ही बनता है कि इस तरह से हवा अगर कोई भी गर्म होगी तो इस तरह से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के कहीं ना कहीं वो घूम जाएगी और घूम करके फिर इक्वेटर पे आएगी। क्योंकि मान लीजिए, क्यों घूम जाएगी, क्योंकि यहाँ हवा गर्म है तो मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन इस गर्म हवा के उधर जाते जाते इसमें एनर्जी लूज होगा। एनर्जी लूज होने के कारण इसे ठंडा जगह मिलेगा, ठंडा जगह के कहीं ना कहीं जा करके ये अपना हीट को लूज करेगा और जहां हीट लूज होगा वहीं से मुड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो इधर तो आइस पोर्शन है, बर्फ वाला एरिया है। तो यहाँ से गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं जाएगी और जहाँ एनर्जी लूज होगा वहां से वो घूमना शुरू करेगी अपने दाहिनी ओर। कहाँ? क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ हॉट था लेकिन यहाँ जाते जाते ये कोल्ड हो जाएगा और जहाँ कोल्ड होगा वहां से घूमना शुरू कर देगा, वहां से अपने दाहिनी ओर उसको एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगा और गिरते गिरते फिर से इक्वेटर पे आएगा। और इक्वेटर पे आएगा तो ऐसा तो कोई है नहीं कि एक बाउंड्री है इसको पार नहीं होने देगा। तो इस तरह से एक सर्कल बनाएगा। अब वो सर्कल जितना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर एक हीट में एनर्जी कम होगा तो यहीं से ऐसे घूम जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो पूरा एरिया ऐसे करके कवर करेगा। लेकिन कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर घूम जाती है। दाहिनी ओर घूमने का कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं ना कहीं जा करके ये एनर्जी को लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि अभी यहाँ इक्वेटर के रीजन पे हॉट है ना, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा। कहाँ तक? जहाँ उसको ठंडा जगह मिल जाएगा, जहाँ उसको बर्फ का जगह मिल जाएगा, वहां से उसका एनर्जी लूज होगा और फिर घूमना शुरू कर देगा। क्यों? घूमने का मतलब है कि ये है कि गर्म हवा हल्का होता है और ऊपर उठता है और ठंडा हवा उसको भरने के लिए दौड़ता है उस खाली जगह को। तो जब ये गर्म होगा तो एक डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा फिर ये लूज करेगा और इस खाली जगह को भरने के लिए आएगा। इस तरह से फेरल का नियम यही कहता है, जिसको कि जनरली याद करने में बहुत परेशानी होता है कि दाहिनी ओर किधर घूम जाता है, बाईं ओर किधर घूम जाता है, या कोरलोसिस फोर्स क्या है। तो कोरलोसिस फोर्स और फेरल का नियम, कोरलोसिस बल और फेरल का नियम दोनों सेम बात कहता है कि हवाएं जब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ, हवाएं जब इक्वेटर से दूर जाती हैं तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और इसी बात को फिर कहता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, और इसी बात को कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो देख लीजिए, एक अगर सर्किल बनाइएगा आप, अगर क्लॉकवाइज लेकर के चलिएगा तो ये तो राइट मुड़ ही जाएगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट मुड़ जाएगा। तो इसको इस तरह से याद रखना है। और बोले कि एक गर्म है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उड़ेगा, लेकिन कहाँ से ये फिर जमीन पर आएगा, कहाँ से इक्वेटर पर फिर आना चाहेगा, जहाँ की ये अति ठंड हो चुका होगा और वहाँ से फिर मूव करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं एक और चीज, ये तो जान लिए कि दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर, द से दक्षिणी, द से दाहिनी, सॉरी गलती बोल दी, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है
और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाहिनी ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब एक चीज और, ये दाहिने बाएं का जो कॉन्सेप्ट है एक चीज और है। जैसे हम बोले कि ऐसे सर्कल बनता है, यहाँ से गया और ये लौट करके आ गया, तो इसको इस तरह से, तो उत्तरी गोलार्ध में राइट हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट मुड़ गया। अब एक और चीज हम पढ़ते हैं कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब पढ़ते हैं, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पढ़ेंगे तो ये इक्वेटर का रीजन, ये इक्वेटर का रीजन और ये कंट्री इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, तो हम ये पढ़ते हैं कि ये जो है कि गर्म जलधारा इक्वेटर से दूर जाता है, गर्म जलधारा इक्वेटर से दूर जाता है और ठंडी जलधारा इक्वेटर के तरफ आता है। ये हॉट एयर विंड जो है ये दूर भागता है और कोल्ड एयर विंड जो है इक्वेटर के तरफ आता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगा। तो जैसे हम ये जानते हैं, या फिर जान लीजिए कि जैसे फ्लोरिडा की धारा, इधर फ्लोरिडा यहाँ पे कंट्री है, तो फ्लोरिडा की धारा यहाँ से इधर से ऐसे बहती है, तो फ्लोरिडा की धारा बाहर की तरफ जाती है, तो उसको गर्म जलधारा कहते हैं। तो इक्वेटर से जो भी दूर भागेगा, जो भी एयर विंड इक्वेटर से दूर भागेगा वो कैसा होगा, हॉट होगा। लेकिन दूर भागने के बाद एक समय के बाद ये फिर ऐसे घूमेगा, कहाँ, लेफ्ट घूमेगा। इसी को रिलेट करके आप ऊपर भी सोचिए कि ये दूर भागेगा, फ्लोरिडा की धारा जाएगी दूर, लेकिन ये एक समय के बाद अपने दाहिने घूमने का प्रयास करेगी। इसलिए क्या होता है कि इधर से फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जाती है और इधर से उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका ये। तो हम जैसे कि पढ़े कि फेरल का नियम कि जब इक्वेटर पे हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसमें हम बता रहे थे कि लेमिनेरिया नामक घास के बारे में। तो ये क्या है कि यहाँ से जैसे इक्वेटर से गर्म जलधारा इक्वेटर से दूर भागती है, इस इक्वेटर से गर्म जलधारा दूर भागती है, जो हॉट एयर विंड होता है वो इक्वेटर से दूर भागता है, और जो कोल्ड एयर विंड होता है वो इक्वेटर के तरफ आता है, इक्वेटर के तरफ आता है। क्योंकि गर्म होता है तो हल्का होता है और हल्का होकर के ये इक्वेटर से दूर भागना चाहता है, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। अगर इक्वेटर से दूर जा रहा है तो वो गर्म जलधारा है, इक्वेटर के तरफ अगर आ रहा है तो वो ठंडी जलधारा है। यहाँ से गर्म होकर के बाहर भागती है और इसको भरने के लिए ठंडी जलधारा इधर आती है। तो हम पढ़े हैं कि जैसे ये फ्लोरिडा की धारा है, फ्लोरिडा यहाँ पे कंट्री है, फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा है क्योंकि ये इक्वेटर से दूर भागती है। और लेब्राडोर की धारा है, इसको बोलते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा है, ये ठंडी जलधारा है क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ आती है। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं इधर से कनारी की जलधारा है, कनारी, कनारी की जलधारा है जो कि इक्वेटर की तरफ आती है। और ये जो गर्म जलधारा है और ये जो ठंडी जलधारा है यहाँ आकर के मिलती है और यहाँ पे एक चीज का निर्माण करती है जिसको कि गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। और इस जगह पर क्या है कि इसी जगह पर जनरली बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लेमिनेरिया पाया जाता है। और ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। क्यों? क्योंकि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर के यहाँ टकराती है और यहाँ पे एक क्षेत्र का निर्माण करती है, एक यहाँ पे घना कोहरा छाता है। कैसा? घना कोहरा छाता है। और घना कोहरा छाने के कारण यहाँ पे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, यहाँ पे जहाँ की जीव जंतुओं के लिए, समुद्री जीव जंतुओं और फाइटोप्लैंक्टन के लिए ये एक बेस्ट क्षेत्र बनता है, इको जोन बनता है। और गल्फ स्ट्रीम इसको कहते हैं, इस क्षेत्र को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं।
और इसी ये जो अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, इधर से जो इधर और इधर के बीच का, क्योंकि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा टकराती है आपस में और यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती है और घना कोहरा छाता है। और इस जगह पर घना कोहरा छाने के कारण ये जगह मछलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ अपना निवास स्थान बना लेती है। इसलिए इसको गोल्डन फ्लोटिक इसको नाम दिया जाता है। इस क्षेत्र को गल्फ एरिया तो इसको कहा ही जाता है और इसको गोल्डन फ्लोटिंग रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका नाम दिया जाता है कि गोल्डन फ्लोटिंग रेन फॉरेस्ट है ये, गोल्डन फ्लोटिंग रेन फॉरेस्ट है ये। यहाँ घना कोहरा छाता है और इस क्षेत्र में बारिश होता है और यहाँ मछलियाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आती है भोजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको भोजन फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे निर्माण होता है और यहीं पे लेमिनेरिया घास भी पाया जाता है। और ये गोल्डन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है इस क्षेत्र को, अटलांटिक ओशन के इस क्षेत्र को गोल्डन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। मछलियाँ यहाँ पर भोजन खाने के लिए आती हैं, इसलिए यह क्षेत्र फिशिंग के लिए भी बहुत बेहतर क्षेत्र होता है। मछली का उत्पादन के लिए एक बृहद क्षेत्र बन जाता है, इसीलिए गल्फ क्षेत्र इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और इसको गोल्डन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लेमिनेरिया नामक घास इसी क्षेत्र में, यही जिसे आयोडीन प्राप्त होता है, स्पेस में भी जाने वाले कभी कभी खाते हैं। और ये लेमिनेरिया कैसा है? भूरा रंग का शैवाल है। लेमिनेरिया कैसा शैवाल है? भूरा रंग का शैवाल है। और बोले कि ये फ्लोरिडा की जलधारा जो गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की जलधारा जो इधर से आती है, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है और ये इधर से कनारी की जलधारा आती है अफ्रीका, ये ऊपरी क्षेत्र से, और अफ्रीका से नहीं, ये कनारी की जलधारा नॉर्वे से आती है, ठंडी जलधारा है ये। और इधर से फ्लोरिडा की जलधारा जो आती है, ये फ्लोरिडा नीचे से, तो वो गर्म जलधारा। ठंडी दो गो, एगो लेब्राडोर, एक लेब्राडोर की जलधारा ठंडी, ये जो आती है ये लेब्राडोर की जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है। और इधर से कनारी की जलधारा आती है जो कि ठंडी है। और इधर से फ्लोरिडा की जलधारा जाती है जो गर्म है। और ये दोनों मिल करके यहाँ पे जब टकराते हैं आपस में, ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, तो इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करते हैं और ये यहाँ पे घना कोहरा छाता है। और इस क्षेत्र में फाइटोप्लैंक्टन मतलब समुद्री पौधों के लिए बहुत बेहतर क्षेत्र बनता है। यहाँ पे मछलियों के भोजन के लिए यह बहुत सर्वोत्तम जगह बनता है। मछलियाँ यहाँ पे भोजन के लिए दौड़ती हैं, आती हैं और फिशिंग के लिए यह बेहतर क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि मछलियों का यहाँ पे आवास बहुत गहरा रहता है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड अटलांटिक ओशन का जोन है, मतलब उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है ये। और यहीं पे लेमिनेरिया नामक घास पाया जाता है जो भूरा कलर का शैवाल या एल्गी कहिए इसको है। और कोरलेसिस फोर्स या फेरल का नियम यही है कि उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर से चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। धन्यवाद। आते हैं आगे वीडियो लेकर के।